देखो 51st क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है जो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डाला गया है। तो एक क्वेश्चन मैं और सोल्व करके दिखा देता हूँ। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के और आप इस ए और एम के बीच की डिस्टेंस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कभी भी आपको कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो इसको क्या हम अज्यूम करते हैं, लेमडा। लेमडा मान लो या कोई भी कांस्टेंट मान लो, इसको आप क्या करो, लेमडा अज्यूम कर लो। तो बोलो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, मतलब मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख दूँ अब एम। ये कितना आएगा आपका 10 लेमडा प्लस में 11 माइनस 4 लेमडा माइनस 2 और माइनस 11 लेमडा माइनस 8, ये हो गया। तो ये एम पॉइंट है। उसके बाद हम क्या करते थे, ए एम लाइन के और इस गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट को क्या रखते हैं, जीरो, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बोलो इसके डायरेक्शन रेशियो कितने लाइन के, 10 माइनस 4 माइनस 11, 10 माइनस 4 माइनस 11। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ऊपर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। इसमें तो 1 थे ना, अगर नहीं होते तो पहले आप 1 बनाओगे, उसके बाद ही डायरेक्शन रेशियो को यूज कर पाओगे। और फिर ए एम लाइन के देखो, एम वाले कोऑर्डिनेट्स में से ए वाले कोऑर्डिनेट में माइनस कर रहा हूँ। 10 11 प्लस 10 लेमडा प्लस 11 में से आप 2 माइनस करोगे, माइनस 4 लेमडा माइनस 2 में प्लस 1 कर दो, माइनस 11 माइनस 8 में से 5 क्या कर दो, माइनस कर दो, और ये क्या रखो, जीरो। तो देखो अब सोल्व करके कितना आएगा, -11 डॉट, इसमें से माइनस करोगे 10 लेमडा प्लस 9 और ये आपका आएगा -4 लेमडा और माइनस के 1 -11 लेमडा -13, ये आ गया। 10 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 10 लेमडा प्लस 9 से करो तो 100 लेमडा प्लस 90 हो गया। -4 की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे और -11 की मल्टीप्लाई बच्चों इससे करोगे, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। 100 लेमडा प्लस 90, ये क्या होएगा 16 लेमडा प्लस 4, और ये 121 लेमडा और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 143। लेमडा वाली टर्म को क्या करो, एक साथ करो, इनको क्लब कर लो सभी टर्म को, इनको 221 237 आ गया, 237। और देखो ये 147 और ये भी कितना आ गया आपका 237, और ये लेमडा है इक्वल टू जीरो। तो लेमडा की वैल्यू आई थिंक कितनी आ गई, -1 आ गई। लेमडा अगर -1 आ गया तो बच्चों इस पॉइंट में पुट करोगे लेमडा को -1, देखो -10 प्लस 11 1, -1 पुट करोगे 4, 4 माइनस 2 यानी कि 2, -1 पुट करोगे 11, 11 में से 8 माइनस करोगे 3। तो ये पॉइंट आ गया 1 2 3। अब आपको ये ए एम की डिस्टेंस निकालनी है, ए और एम के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। 2 और 1 का गैप 1, 2 और -1 का गैप 3, और 3 और 5 का गैप 2, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका √14 आ गया। क्या √14 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आना चाहिए, उसके बाद आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन तो। 3x, नीचे कुछ भी नहीं दे रखा, आप 1 लिख दो, 1 - 5z डिवाइड बाय 2 और z डिवाइड बाय 1। अब मैंने क्या बोला था आपको, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कितने होने चाहिए, 1, तो ऊपर 1 रखो, इस 3 को नीचे लेके आओ ऐसे, ऊपर -5 कॉमन लो, z -1/5 और नीचे कितना है बच्चों 2, और यहाँ से तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये आप ऐसे लिखोगे इस लाइन को, -2/5 और z/1। तो अब इसके डायरेक्शन रेशियो बोलो क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो 1/3 -2/5 और 1। तो ये तो रेशियो है, रेशियो को तो आप किसी भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, यानी कि मैं इसका पहले एलसीएम ले रहा हूँ 15, 5 -6 और 15, या आप इसको लिख सकते हो 5 -6 और 15। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं, ये तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए वो किसके किए, लाइन के, स्ट्रेट लाइन के किए, और मेनली हमने स्ट्रेट लाइन की दो इक्वेशन पढ़ी, 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म हमने पढ़ी, फिर वेक्टर फॉर्म पढ़ी, यानी कि एक ही लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे प्लेन। प्लेन का जनरल मतलब क्या है, देखो ये प्लेन है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपकी नोटबुक का पेज है, आपके टेबल का जो टॉप होता है वो है, इन सबको क्या बोलते हैं हम मैथमेटिक्स में, प्लेन बोलते हैं ना, प्लेन बोलेंगे इसको। प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है ना, वो समझ लो। आज के बाद 3D के अंदर आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई देना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, एक
प्लेन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? प्लेन की। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको, एनडीए के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्लेन की इक्वेशन में कितने कांस्टेंट है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कोई बच्चा कहेगा जी 4 है, ए बी सी और डी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेन की कंडीशन होती है वेयर ए बी सी एंड डी आर नॉट ऑल जीरो। इस लाइन का क्या मतलब है कि सारी की सारी वैल्यू एक साथ जीरो नहीं हो सकती। मैं कहता हूं इनमें से 3 जीरो हो सकती है नो डाउट, बट चारों एक साथ जीरो नहीं हो सकती। किसी एक को नॉन जीरो होना पड़ेगा। किसी एक को क्या होना पड़ेगा बच्चों? नॉन जीरो होना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं उनमें से डी क्या है? नॉन जीरो। डी नॉन जीरो बनने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब आप डी से क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो ना। आप पूरी इक्वेशन को डी से डिवाइड लगा दो और प्लस में क्या आ गया? 1। अब आपको इसमें कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं बच्चों? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें? 3 है ना सिर्फ। कौन कौन से बच गए? अब देखो, ए बाई डी, बी बाई डी और सी बाई डी। ये 3 बच्चों क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डी की अगर एक वैल्यू आप लोगे तो ये तीनों को इफेक्ट करेगा, तो ये 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है। अब आप एक बात ध्यान रखो, अगर आपको कभी ऐसी इक्वेशन दिखे, लाइन की इक्वेशन को तो आप आज के बाद ऐसे देखना स्टार्ट कर दो। ये तो किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों? लाइन को। ध्यान आ गया? और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? प्लेन को। ये है लाइन और ये है क्या? प्लेन। तो आपको लाइन और प्लेन की इक्वेशन देखते ही पता लग जानी चाहिए कि ये प्लेन है और ये क्या है बच्चों? लाइन है। समझ गए आप मेरी बात? अब हम ये लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन वेरियस फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म में प्लेन की कौन कौन सी इक्वेशन होती है? मैं आपको मेनली 4 इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। पॉइंट नॉर्मल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, एंड देन हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। एक एक करके मैं सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, पहली है बच्चों पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, जैसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 3D में आपको 2 चीज़ें चाहिए होती है। क्या क्या? एक तो उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई करता है वो, यानी कि ए वेक्टर, और एक उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर यानी कि बी वेक्टर। और फिर आप इक्वेशन लिख देते हो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ऐसे ही सेम प्लेन के बारे में है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको कभी भी एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो ना, एक तो क्या मिल जाए बच्चों आपको? उस प्लेन के ऊपर पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। और एक उस प्लेन के कोई नॉर्मल वेक्टर मिल जाए। क्या मिल जाए? नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन, जिसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? एन वेक्टर से। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, हम प्लेन का जो डायग्राम बनाएंगे ना, उसके बाद ऐसा बनाएंगे। इसके ऊपर ये है एक परपेंडिकुलर वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एन वेक्टर बोलते हैं। और ये क्या है? प्लेन की इक्वेशन। तो अगर आपको एक पॉइंट मिल जाए प्लेन के अंदर, ये पॉइंट है मान लो ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए कैप या ए वेक्टर, सिंपल ए वेक्टर, तो आप इस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो। प्लेन की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? आर की डॉट एन से इधर कर दो और उधर एन की डॉट ए से कर दो। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। किस फॉर्म में आएगी ये प्लेन की इक्वेशन बच्चों? वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगी? आपकी वेक्टर फॉर्म के अंदर आएगी। अगर आपको निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन फॉर्म इज ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। वेयर ये जो x1 y1 z1 होते हैं बच्चों, ये तो होते हैं प्लेन के ऊपर पॉइंट, जो ये पॉइंट हमने ए नाम दिया है। और जो ये ए बी सी होते हैं, ए बी सी, ये क्या होते हैं? आपका जो एन वेक्टर है ना, उसको उसके ही कंपोनेंट होते हैं। एक ए आई कैप, बी जे कैप प्लस में सी के कैप। यानी कि अगर आपको पॉइंट दे रखा हो और नॉर्मल वेक्टर दे रखा हो, तो चाहे आप इस फॉर्म को यूज कर लो, चाहे आप इस फॉर्म को यूज कर लो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि इससे अगर आपने ये इक्वेशन भी लिख दी ना, तो आप इससे इस इक्वेशन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड फॉर्म समझो, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में बच्चों प्लेन की इक्वेशन हम लिखते हैं आर वेक्टर डॉट एन। यहाँ पे एन कैप, एन कैप का मतलब बच्चों ध्यान से समझो, ये क्या है कि यूनिट वेक्टर है। पिछले क्वेश्चन में एन क्या था? एक जनरल वेक्टर था जिसकी लेंथ कुछ भी हो।
यहाँ ये यूनिट वेक्टर है इज इक्वल टू क्या होगा p। यहाँ बच्चों ये n कैप क्या है आपका एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। n कैप क्या होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी कि नॉर्मल वेक्टर तो है बट इसकी लेंथ अब की बार कितनी बना दी हमने 1। यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, और ये जो p है बच्चों ये p क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से प्लेन की जो डिस्टेंस है वो क्या है स्मॉल p है। n एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो प्लेन की r डॉट n इज इक्वल टू पी। क्या लिख सकते हो बच्चों r डॉट n इज इक्वल टू पी। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ r डॉट और मैं लिख दूँ 3/7 i कैप माइनस 2/7 j कैप और प्लस 6/7 k कैप, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, इज इक्वल टू 10। और आपसे पूछा जाएगा इस प्लेन की फाइंड, मैं आपको आगे फॉर्मूला भी बताऊंगा इसी लेक्चर में, डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर आपको पता करना हो कि ये प्लेन कितनी दूरी पे है कितनी डिस्टेंस पे है, तो मैं कहता हूँ इसके साथ जो ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है ना आपको ये वाला, आप इसको एक यूनिट वेक्टर बना दो। और आपको पता है किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उस वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, वो क्या बन जाता है यूनिट वेक्टर। बट आई थिंक ये वेक्टर ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि अगर वेक्टर होता है 3i 2j 6k तो उसकी लेंथ कितनी होती है 7, और 7 से हमने क्या कर रखा है इसको डिवाइड कर रखा है, तो ये वेक्टर क्या है बच्चों n कैप का काम कर रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। यहाँ पे p कितना है बोलो 10, और p को ही तो हम क्या बोलते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद ना तब भी हम किसी भी प्लेन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं ओरिजिन से, और बल्कि ओरिजिन से ही नहीं किसी भी पॉइंट से निकाल पाओगे आप, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों थर्ड फॉर्म देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी फॉर्म, कोई भी ऐसा नहीं है कि लेस या मोर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी भी फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड फॉर्म आप लिखो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से जो प्लेन पास होता है आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक प्लेन है जो इन 3 पॉइंट से पास होता है। ए के कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1 और z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और सी के कोऑर्डिनेट है बच्चों x3 y3 z3। ये 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट से मान लो एक प्लेन पास होता है, आपको उसकी क्या लिखनी है इक्वेशन। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, डिटर्मिनेंट बनाओ इक्वल टू 0 लिखो, ऊपर लिख दो x y z। क्या लिख दो बच्चों x y z, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। क्या हुआ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर ये x1 तीनों में से माइनस करो, इधर भी इधर भी, यहाँ y1 माइनस हो रखा है इसको नीचे भी लिखो, यहाँ पे भी z1 को नीचे भी लिखो यहाँ पे भी लिखो। ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद रह गया कि इसके स्टार्टिंग में क्या आएगा x, फिर x2, फिर x3, y, फिर y2, फिर y3, z, फिर z2, फिर z3। ठीक है, कितना आसान फॉर्मूला बना दिया। देखो पहले आप क्या लिखोगे x y z, फिर उसमें से x1 y1 z1 माइनस कर दो। ठीक है, और फिर ये x1 तीनों बार लिख दो y1 z1, और यहाँ x के बाद क्या बच गया आपका x1 तो यूज हो ही चुका, उसके बाद क्या बच गया x2 और x3, उसको लिख दो यहाँ x2 x3 y2 y3। इसको सिंप्लीफाई करोगे डिटर्मिनेंट को, आपकी क्या आ जाएगी बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ फॉर्म रहेगी इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपनी लाइन पढ़ी थी ना स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। आप सोचो जब आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या होता था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इस a को हम क्या बोलते थे x इंटरसेप्ट, और इस b को क्या बोलते थे हम बच्चों y इंटरसेप्ट बोलते थे। ठीक है, ऐसी ही कुछ होती है प्लेन। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये हो गया एक प्लेन है जो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को इन 3 पॉइंट पे कट करता है या मीट करता है। ऐसे ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं A है, ये पॉइंट बच्चों B है, और ये पॉइंट क्या है C है।
ये डिस्टेंस ए है ओ से लेके बी आपकी स्मॉल बी है, ओ से लेके सी क्या है बच्चों, स्मॉल सी है। तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आगे, ए कोमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड तो क्या होते हैं जीरो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जीरो बी और जीरो, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके, जीरो जीरो और सी। ये हो गया। अब आप बताओ मेरे को, ये तो वही क्वेश्चन ही बन गया, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, हो गया ना। इसको आप क्या मान लो अपने दिमाग में, x1 y1 z1, इसको मान लो x2 y2 z2, किसी को कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। x3 y3 और z3। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन। एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, क्या होता है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी, जैसे स्ट्रेट लाइन में लिखते थे, प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। ये ए क्या होता है बच्चों, इस प्लेन का x इंटरसेप्ट होता है, बी क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट होता है, और सी क्या होता है बच्चों, z इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये तो आप सीख ही गए। बट ये इक्वेशन आई कहाँ से, मैं आपको इसका प्रूफ सिखा देता हूँ। देखो मैंने आपको 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बताई थी ना। क्या बोला था मैंने, ऊपर क्या लिख दो आप, x y और z, इसमें से क्या माइनस करने को बोला था मैंने, x1 y1 z1, यानी कि ये तीनों वैल्यू, a फिर जीरो और फिर जीरो। फिर मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था कि जो यहाँ से माइनस हुआ है ना, वही माइनस नीचे से होगा। यहाँ से जीरो माइनस हुआ है, जीरो लिख दो, जीरो माइनस हुआ है, जीरो लिख दो। फिर पहले कॉलम में आप क्या लिखते हो बताओ, x की वैल्यू है ना x2 x3, बोलो x2 कितना, जीरो, x3 कितना, जीरो, यानी कि यहाँ क्या लिखोगे, जीरो। फिर y2 यानी कि p और y3 यानी कि जीरो। फिर आप क्या लिखोगे बच्चों, z2 कितना, जीरो, और z3 कितना, c। आप इस इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हो। सोल्व करके आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो बी सी इंटू एक्स प्लस वाई के साथ आपका आएगा, नीचे बी आएगा तो यहाँ पे ए सी आएगा, और फिर आएगा आपका ए बी जेड इक्वल टू ए बी सी। लास्ट में सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच जाओगे। ए बी सी से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। सभी टर्म को बच्चों ए बी सी से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये क्या आएगा आपका, एक्स बाय ए, यहाँ से वाई बाय बी, यहाँ से जेड बाय सी इक्वल टू 1। तो आपको ये फॉर्म डायरेक्ट याद रखनी है। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखो बच्चों, प्लेन के ऊपर हम करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा अब मेरे को एक बात ये बता देना, ये जो प्लेन होता है ना, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में जो एन वेक्टर होता है ना, एन वेक्टर वो कौन सा होता है बच्चों, जो ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसको क्या बोलते हैं, एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। क्या होता है बच्चों, नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन, यानी कि प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है उसको एन वेक्टर बोलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं उस नॉर्मल वेक्टर के जो इस प्लेन के अलोंग है, ठीक है। तो आप पहले तो प्लेन लिखो, आप पहले लिख लो प्लेन की इक्वेशन। यहाँ पे एन वेक्टर बोलो, एन वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, आगे ना। अब आपको क्या कहा बताना है, सिर्फ इसके डायरेक्शन कोसाइन। बच्चों डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के क्या होते हैं, उस वेक्टर के कंपोनेंट को उस वेक्टर की लेंथ से क्या कर दो, डिवाइड कर दे। ये कितना आ गया आपका 4, ये 9 और ये 16, यानी कि √29। तो बोलो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए एन वेक्टर के, इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, 2 -3 और 4, इसको 29, √29 से बच्चों क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी बातें तो सेम है, बस नई बात क्या थी कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाले, और मैंने सिखा दिया आपको ये क्या होता है, इसका नॉर्मल वेक्टर होता है 2 -3 और 4, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन 54 में सेम क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं इस प्लेन की नॉर्मल के। तो एन वेक्टर लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 6k कैप, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये आ गया। उसके बाद एन वेक्टर लिख दिया ना, इसकी क्या निकालो आप, लेंथ। लेंथ आप निकाल ही सकते हो, ये आ जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे आपके, 2/7, 3/7 और -6/7। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। 55 में भी ये कहता है डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं अब की बार टू दी नॉर्मल टू दी प्लेन, यानी कि इस प्लेन के जो नॉर्मल है। अच्छा अब देखो, ये इक्वेशन दे रखी है आपको प्लेन की, r.5i कैप -7j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 3। बच्चों पढ़ने की आदत डाल लो। ये इक्वेशन किस फॉर्म में है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसी है, r.n इक्वल टू a.n। यहाँ तो
आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और इधर आर होता है, तो ये सेम टू सेम आ जाती है। यहाँ पे एन वेक्टर क्या होता है, ये आर डॉट, ये वाला वेक्टर बच्चों क्या होता है, एन वेक्टर होता है, ठीक है। 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप। तो इसके डायरेक्शन रेशो निकालने की बार, डायरेक्शन कोसाइन नहीं, क्या निकालने हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशो। तो आगे ना 5 माइनस 7 और 2, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, आपको अगर मान लो इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लेके आना ना पहले की तरह, तब भी आप ले सकते हो। आर वेक्टर को आप क्या पुट कर दो जनरली, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, क्योंकि आर वेक्टर क्या होता है, इस प्लेन के ऊपर जो जनरल पॉइंट होता है ना एक्स वाई जेड, उसका उसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो आप इसमें रखना फर्स्ट इक्वेशन में आर वेक्टर की जगह लिखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे के कैप डॉट 5i कैप माइनस 7j कैप। ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 5x माइनस 7y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। बोलो बन गया ना सेम टू सेम वैसा ही प्लेन। तो आप वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में बहुत इजीली चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इजीली चेंज कर सकते हो। अच्छा ये क्या आ गया, आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई ना। अब आप पूछो कि कार्टेशियन फॉर्म को भी क्या हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या, मैं कहता हूँ कर सकते हैं। आप क्या लिख दो, आर वेक्टर लिख दो डॉट, आर वेक्टर के साथ डॉट कौन सा बच्चों, 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप और माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों, इसकी दोबारा से हमने वेक्टर फॉर्म बना दी। देखो ये सेम ही तो है, ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से पास होता है, जिस पॉइंट से पास होता है ना बच्चों, उसके पोजीशन वेक्टर को क्या मानो, ए वेक्टर मानो, ठीक है। 2 3 5 लिख लो एक बार, एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, और वो प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया बच्चों, एन कैप एन वेक्टर हो गया ना। जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है प्लेन, उसको हम क्या बोलते हैं, एन वेक्टर, यानी कि उसका नॉर्मल वेक्टर होता है। क्या होता है बच्चों, नॉर्मल वेक्टर होता है। अब बोलो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन का, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, यही बोला था ना मैंने। आर तो आर ही रखो। अच्छा आर डॉट एन, आर की भी आप वैल्यू पुट कर दो, बाद में कर देंगे। एन, एन क्या है आपका 2, पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया करो, ठीक है। ए और इस एन की क्या कर दो, अब डॉट प्रोडक्ट कर दो, लिखनी जरूरी थोड़ी है, एक ही स्टेप के अंदर हम तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ना बाद में तो। अच्छा इसकी डॉट प्रोडक्ट बोलो क्या आएगी, आर को क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 6z, और इनकी डॉट प्रोडक्ट करना 4 माइनस 3 प्लस 30 यानी कि 31। तो ये अपना आंसर आ गया 2x माइनस वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 31। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन है, आपको प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास होता है। तो ए वेक्टर आ गया 5 2 और -4, और परपेंडिकुलर है बच्चों इस वेक्टर के, तो ये क्या है आपका एन वेक्टर है। तो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हुए हैं हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो 7 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, और ये उसका नॉर्मल वेक्टर है। तो बताओ आपको एक तो एन कैप एन वेक्टर दे रखा है, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस के 6k कैप, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से होती है, मान लो इसको आपने नाम क्या दे दिया, p नाम दे दिया। तो बोलो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन, याद आ गई, नॉर्मल फॉर्म है ना, नॉर्मल फॉर्म आर डॉट एन कैप, आर डॉट एन कैप, ध्यान रखना एन नहीं एन कैप, और इक्वल टू क्या होती है बच्चों, p होती है, ठीक है। पहले तो आप बताओ एन कैप कैसे निकालोगे, आपके पास एन वेक्टर है ना, एन वेक्टर की क्या निकालो आप, लेंथ निकालो। तो कितनी आएगी 9 25 और 36, आई थिंक √70 आ गई, ये कितनी आ गई √70। एन कैप क्या होगा, आर डॉट, आर को तो आर ही रखो, एन कैप क्या होता है, जो एन वेक्टर है ना आपका 3 5 और -6, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, √70 से करना पड़ेगा, तभी तो ये यूनिट वेक्टर बनेगा। इक्वल टू p, p कितना है बच्चों 7। बस अब क्वेश्चन खत्म। अब हम क्या करते थे, बोलो इसको x से मल्टीप्लाई करते, मतलब इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना हम, क्या होगा 3/√70x प्लस 5/√70y,
और -6/√70 z इक्वल टू 7। ये √70 कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि √70 से सभी टर्म को क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल फॉर्म भी कभी कभी काम आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोलता है, सेम वही क्वेश्चन है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से बच्चों 4 यूनिट है और ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, एज इट इज पिछला क्वेश्चन ही है। तो ये देखो, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो इन 3 पॉइंट से पास होता है, ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे देखो ये माइनस है। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं यही लिख देता हूँ, -1, 2 और -2। इस प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला पॉइंट है, इसको आप चाहो तो मान लो x1 y1 z1 लिख लिया करो, है ना, ताकि गलती ना हो कोई भी, x2 y2 z2, और इसको मानो x3 y3 और z3। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो क्या होती है, डिटरमिनेंट को 0 रखते हैं, यहाँ लिखते थे x y z, है ना, अपने आप से बोला करो, और यहाँ क्या लिखते हैं हम, -x1 -y1 -z1, x में से x1 माइनस करते हैं, y में से y1। फिर मैंने क्या बोला था, ये तीनों x1 माइनस करो, इधर भी और इधर भी, z1 और z1। अब बोलो क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे ना x2 x3 y2 y3 z2 z3। ये क्या होती है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई जेड तो लिखना ही लिखना है। जो पहला पॉइंट होता है ना, उसके कोऑर्डिनेट माइनस कर दो इसमें से, 0 1 और 1, ऐसे तो करते थे। बस उसके बाद तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि ये तीनों में से 0 माइनस होगा, पहले लिख लिया करो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ इस पहले कॉलम में क्या लिखोगे, x2 और x3, ये रहा x2, ये रहा x3, यानी कि 1 और -1 लिख दिया। दूसरे कॉलम में बच्चों क्या लिखोगे, y2 और y3, ये रहा y2 आपका और ये रहा y3, यानी कि 1 और 2, ये हो गया। फिर z2 और z3, 2 और -2, यानी कि 2 लिखोगे और -2 लिखोगे, इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। ये हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, x y -1 z -1, और ये क्या आ गया आपका 1, ये आ गया -1, ये 0, ये 1, ये 1 और ये -3 इक्वल टू 0। अब इसको डिटरमिनेंट को क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू ये कितना आएगा, 0 -1 यानी कि -1, प्लस माइनस का साइन लगा दे बीच में, y -1 इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, देखो -3 + 1 यानी -2, और प्लस z -1 इंटू ये क्या होगा आपका 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, -x प्लस 2y और माइनस के 2 प्लस z -1 इक्वल टू 0। तो मैं कहता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये -2 -1 क्या होते थे, -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये +3। इक्वेशन आ गई, x -2y -z +3 इक्वल टू 0। तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और बड़े ध्यान से वैल्यू को बाद में रिप्लेस करना है। सेम क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस के लिए आपको इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, जो इन 3 पॉइंट से क्या होता है, पास होता है। अब ये देखो इंटरसेप्ट फॉर्म बच गई लास्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो इन तीनों एक्सिस के साथ ये इंटरसेप्ट बनाता है। तो x/2 आ जाएगा, y/3 आ जाएगा, z/7 आ जाएगा, इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 42 आ गया, 21x प्लस 14y प्लस 6z इक्वल टू 1, यानी कि आंसर आ गया अपना 21x प्लस 14y प्लस 6z इक्वल टू 42। इक्वेशन ये आ गई अपनी पहले वाली, ए ऑप्शन आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स इंटरसेप्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा कि राइट हैंड साइड में 1 लेके आओ, तो इसको 6 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन क्या बन गई, x/3 प्लस y/2 माइनस यहाँ प्लस लगाओ क्योंकि सबके बीच में प्लस होता है ना। अब आपसे जो पूछा है उसका आंसर दे दो। आपसे पूछा गया सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट, लेकिन मैं कहता हूँ वाई इंटरसेप्ट पूछा जाता तो कितना होता 2, और जेड इंटरसेप्ट पूछा जाता तो बच्चों क्या होता -6। ठीक है, तीनों भी तो पूछ सकता है ना, ये तीनों निकाल के दिखा दिए मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। आप याद करो 2D के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक पॉइंट की डिस्टेंस एक लाइन से कैसे निकालते हैं इन 2D को याद करो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, क्योंकि अब जो काम चलने वाला है ना आज के लेक्चर में, वो
जो काम 2D में लाइन करती थी यही काम 3D में क्या करेगा, प्लेन करेगा। जैसे हम वहाँ पे एक पॉइंट लेते थे, मान लो x1 y1, और इक्वेशन लेते थे हम लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही लेते थे। फिर हम कहते थे इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से कितनी होती है, ये d है मान लो। तो फिर क्या करते थे हम, पॉइंट को पुट करते थे ना, x की जगह x1, y की जगह y1, और नीचे क्या करते थे हम, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम आपको क्या करना है, प्लेन के अंदर करना है। प्लेन में कोई पॉइंट आपको 3D में गिवन होगा, मान लो 1 2 3 है, और एक प्लेन की इक्वेशन दी होगी आपको। ये प्लेन की इक्वेशन है, मान लो 3x प्लस 4y प्लस 10z माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आपको ये क्या निकालनी है बच्चों, डी निकालनी है। पहले क्या करोगे, पॉइंट को पुट करोगे, 3 इंटू 1, 4 इंटू 2, 10 इंटू 3 और माइनस के 8, डिवाइड बाय क्या करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ऊपर कितना आ गया आपका, देखो 3 प्लस 8 माइनस 8 कट के 30, 30 और 3 कितना आ गया, 30, ये आ गया। और नीचे कितना आ गया, रूट 125। इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, यानी कि इस तरीके से आपको निकालना है। अगर आपको लाइन वाले फॉर्मूले सारे अच्छे से ध्यान है ना, तो प्लेन वाले फॉर्मूले अब आपको आसान लगने वाले हैं। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। मैं कहता हूँ किसी भी पॉइंट से निकालनी हो ना, आप ऐसे डायग्राम बना लो पहले रफ, ठीक है। और ये है प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस बच्चों आप क्या है, डी निकालनी है। तो बोलो डी कैसे निकालते थे, इसमें पॉइंट पुट करेंगे, ये तो सारे 0 0 है, माइनस का 6 और मोड लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 6 बाई रूट 29। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम मोड लगा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम ओरिजिन। सीख ही लिया हमने ओरिजिन से कैसे निकालते हैं। अब की बात देखो, आपको इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है थ्रू ओरिजिन, फ्रॉम दी ओरिजिन। बस ये प्लेन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो इसको आर को हटा के 6x लिख दो, माइनस 3y लिख दो, माइनस 2z लिख दो, और प्लस 1 है ही, ये हो गया। तो बस अब तो क्वेश्चन ये वही बन गया ना, 0 0 0। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो बच्चों इस प्लेन से, 6x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बोलो ये डी डिस्टेंस क्या होगी, तीनों 0 है ये तो, और नीचे क्या आएगा 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1/7 आंसर आ गया। 1/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्या कहा था आपको, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो। अब की बार ओरिजिन नहीं है, ये पॉइंट है, ये प्लेन है, तो आपको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि वो पॉइंट ओरिजिन है या कोई दूसरा पॉइंट है। आपको तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन लिख लो, 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस मान लो आपकी डी है, तो डी बोलो 6 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करोगे 2, माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4, और मोड लगा दिया करो ताकि प्लस माइनस का कोई फर्क ना पड़े। और 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब आप निकाल लो, इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई कर लो बस इसको। ये कितना आ गया आपका, देखो 12 और ये आ गया आपका माइनस के 15, यानी माइनस के 3 और माइनस के 6, माइनस के 9, और ये कितना आ गया 13, यानी कि 13 आ गया आई थिंक। ये क्या आ गया आपका 13 आ गया ऊपर, है ना। नीचे 49 आ गया, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। आंसर कितना आ गया अपना 13/7 आ गया। अब ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, याद करो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी ना, जैसे ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। अगर लाइन पैरेलल है तो बच्चों इनका स्लोप तो सेम होता था ना, तो यानी कि दोनों में x और y के कोफिशिएंट को आप क्या बना लिया करो, इक्वल। फिर इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस d कैसे निकालते थे बोलो, इन कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंस आपस में, और नीचे क्या लिखते थे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बिल्कुल सेम प्लेन के अंदर है। यहाँ बस लाइन की जगह क्या होगी, प्लेन की इक्वेशन आपको तो मिलेगी ऐसे, और इनके बीच की ये आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, या प्लस डी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग प्लस डी इक्वल टू 0, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म या तो दोनों राइट हैंड साइड में होनी चाहिए या दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों प्लेन्स के अंदर। यहाँ पे भी लिख दो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, बट
दोनों में ABCD तो चेंज होंगे ना, इसको A1 B1 C1 D1 कर दो, इसको A2 B2 C2 D2 कर दो, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, वही D1 और D2 का डिफरेंस, और नीचे बच्चों यहाँ पे A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर, ठीक है, ये आ जाएगी। चाहे आप ये वाले कर दो A1 A2 B A1 B1 C1, चाहे A2 B2 C2 कर दो, दोनों क्या है आपके इक्वल ही है, ना भी होंगे तो पहले हम इक्वल बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको। आपको इन दो प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस जब भी दो प्लेन के बीच की पूछी जाएगी ना, तो ये श्योर होना चाहिए आपको कि वो दोनों प्लेन आपके पैरेलल ही होंगे, ठीक है, पैरेलल के बीच में ही डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है क्या इनके डायरेक्शन रेशो जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो दोनों सेम है, मतलब कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो सेम है ना, तो बस आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया करो डिस्टेंस का। इसकी कॉन्स्टेंट टर्म बोलो कितनी 4, इसकी कितनी 5, दोनों का क्या निकालना है आपको, डिफरेंस लेना है। और नीचे क्या आएगा बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1/√3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, आपको लेंथ बतानी है, फाइंड दी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अभी हमने निकालना सीखा था ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो वही क्वेश्चन है। ये पॉइंट ले लो आप, कितना है 1 1 2, और प्लेन की इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, मैं कहता हूँ कार्टेशियन में चेंज कर लो। ये क्या हो जाएगा बोलो 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस के 2y, और ये क्या हो जाएगा प्लस के 4z, और प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब तो क्वेश्चन वही बन गया ना कि एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको प्लेन से। 2 इंटू एक्स को लिखो 1, वाई को लिखो 1, 4 इंटू जेड प्लस 5, और डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ऊपर कितना आ गया बच्चों 8 और 5 13, नीचे आ गया √24, और √24 क्या होता है 4 इंटू 26, 4 इंटू 6, 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल तो 2, आंसर कितना आ गया आपका 13/2√6, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो, आपको इन दो प्लेन के बीच की क्या निकालनी है डिस्टेंस। सबसे पहला काम क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, इनके नॉर्मल वेक्टर को सेम बनाना है। जैसे ये 2 -3 6 है, ये देखो इसका ट्रिपल है ना, तो आप इसको भी ऐसे बना लो, या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो, पहले इसको ना कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, क्योंकि मिस्टेक होने के चांस रहते हैं ऐसे। पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, बताओ क्या आएगा 2x माइनस 3y प्लस 6z। अच्छा इसको प्लस 5 इधर ही कर दिया करो, -5 ले आया करो, ठीक है। मतलब कि एक इक्वेशन तो ये आ गई प्लेन की, और दूसरी इक्वेशन बच्चों आपको दे रखी है 6x माइनस 9y और प्लस 18z प्लस 20 इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को इक्वल बना लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करो 6x माइनस 9y प्लस 18z माइनस 15 इक्वल टू 0। अब बात बन गई, बस आपको ये डी निकालनी है। डी बोलो क्या होता है, इनकी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस। देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ तो +20 है, यहाँ -15 है, तो दोनों का डिफरेंस ऐड हो जाएगा ना ये नंबर। और नीचे क्या होता था 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर, यही होता था 324। अब कितना आ गया देखो, ऊपर आ गया 35, नीचे आ गया आपका √441, 441 का स्क्वायर रूट तो 21, 7 5 जा 7 3 जा, आंसर आ गया आपका 5/3, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन पढ़ा था ना कि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, उस परपेंडिकुलर का जो फुट होता है लाइन के अंदर, उसके कोऑर्डिनेट निकालना। उसका कोई शॉर्टकट मैंने आपको नहीं बताया, सीधा मेथड बताया था कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट मान के, और फिर हम क्या करते थे AM के और उस लाइन के डायरेक्शन रेशो की डॉट प्रोडक्ट को क्या रखते थे बच्चों 0। फिर हमने इमेज निकालना भी सीखा था, यहाँ पे भी मैं इमेज निकालना सिखाऊंगा, बट सिर्फ शॉर्टकट से। आप याद करो कि एक लाइन के, एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, मतलब ये मान लो ये ऐसी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट होता था 2D में, और आपसे कहा जाता था इस पॉइंट से इस लाइन में जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसके फुट के कोऑर्डिनेट बताओ, M के कोऑर्डिनेट बताओ। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया हुआ है, ये पॉइंट मान लो x1 y1 है, तो क्या फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाय a, है ना ये वाला, y माइनस y1 बाय b इक्वल टू क्या होता है बच्चों माइनस माइनस, और ये पॉइंट इस लाइन में पुट करते हैं, यानी ax1 प्लस by1 प्लस c
नीचे बच्चों क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाते, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये तो होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका। अगर इमेज निकालनी हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या कर दो, बस -2 यानी कि 2 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको। किसके लिए बच्चों, इमेज निकालने के लिए, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। अब हम बात करें 3D के अंदर प्लेन की, तो प्लेन में भी सेम ऐसा ही होगा। प्लेन में क्या होगा, आपका पॉइंट दिया होगा x1 y1 z1, और प्लेन की इक्वेशन दी होगी आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या बोला था कि x में से माइनस करोगे x1, y में से माइनस करोगे y1, और अब की बार z भी आ गया, ये आ गया। उसके बाद बच्चों नीचे क्या लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि इसका नॉर्मल वेक्टर ए बी सी, यहाँ पे माइनस का साइन, फिर वही ये पॉइंट इसमें पुट करोगे। सेम लाइन वाला प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और नीचे क्या करते थे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आएगी ना, वही क्या कहलाता है बच्चों, आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन, यानी ऐसा है, ये आपका है ओरिजिन और ये आपका है एक प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। कहता है यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला गया है, इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया ना, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, माइनस तो क्या करते हैं बच्चों, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, यहाँ तो बाई चांस 0 0 है। नीचे क्या लिखते हैं बोलो, जो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है ना, इसके कंपोनेंट 2 3 4, ये नीचे लिख दो 2 3 4 इक्वल टू में साइन किसका लगाना है आपको, माइनस का। आगे क्या, इस ओरिजिन को इस प्लेन में पुट करो। बोलो पुट करोगे तो ऐसा आ जाएगा क्या, कोई मोड का साइन नहीं लगाना, कोई मोड का साइन नहीं लगाना, जो जैसा है वैसा रखो, ठीक है। नीचे क्या करते थे, स्क्वायर रूट नहीं लगाना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। बोलो आगे समझिए तो कितना आ गया आपका, ऊपर आ गया 12, ये -12 और प्लस हो जाएगा ये, और नीचे कितना आ गया आपका 29। बट ये वैल्यू आई है किसकी, इन तीनों एक्सप्रेशन की। तो मुझे x/2 को लिखना पड़ेगा 12/29। मेरे को तो x और y की और z की वैल्यू निकालनी है ना। y/3 को लिखना पड़ेगा 12/29, और z/4 को लिखना पड़ेगा 12/29। तो x कितना हो गया, 2 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उधर आके, 24/29। y कितना हो जाएगा 36/29, और z हो जाएगा बच्चों 48/29। सो m के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए, 24/29, 36/29 और 48/29। क्वेश्चन आसान था, बस एक फॉर्मूला याद कर लो, उससे सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इस तरीके के। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस प्लेन। अब की बार बस क्या है, पॉइंट चेंज हो गया, मेथड चेंज नहीं होगा, चाहे पॉइंट आपका हो कुछ भी। ये आपका है प्लेन, 2x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपको बच्चों m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैंने क्या बोला था, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, ये पॉइंट पुट करो 7 14 5, 7 14 5। अगर बीच में कहीं माइनस का साइन होता तो माइनस माइनस प्लस कर देते, 2 4 -1, 2 4 -1, भूल मत जाना -1 है इसका कंपोनेंट, ठीक है। और इक्वल टू बोलो क्या लिखते थे, माइनस का साइन लगाते थे, और इस प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करते थे, है ना। x को 7 रखना, y को 14 रखना और z को 5 रखना। ये लो, ये आ गया क्या, ये आ गया आपका। और नीचे कितना आएगा बताओ, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ऊपर आ गया बच्चों आपका माइनस का 63 और नीचे आ गया 21, यानी कि माइनस के 3 आ गई, ठीक है, -3 आ गई। अब आप क्या करोगे बताओ, तीनों वैल्यू को इक्वेट कर दो, इस एक्सप्रेशन को भी -3 से इक्वेट कर दो, इसको भी -3 से इक्वेट कर दो, और इसको भी बच्चों -3 से क्या कर दो, इक्वेट। यहाँ से बोलो x की वैल्यू -3 इंटू 2 -6, और ये प्लस का 7 हो जाएगा ना उधर आके, x क्या आ गया आपका 1। यहाँ से बताओ y माइनस के 12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y कितना आ गया आपका 2। यहाँ से बोलो z -5 इक्वल टू 3, तो z कितना आ जाएगा 3 + 5 यानी कि 8। m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके 1
2 और 8। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। मेथड पे रहो, कैलकुलेशन अच्छी रखो, उसके बाद कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यहाँ देखो, आपको अब की बार कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, इमेज। ध्यान रखना बच्चों, इमेज निकालनी है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है इमेज का और ओरिजिनल पॉइंट का। बट मैं कहता हूँ इमेज अगर निकालनी है तो मैंने तरीका बताया था ना आपको, क्या होता है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस, क्या माइनस करते हैं इसमें से, पॉइंट। ये पॉइंट है 1 3 4, 1 3 4। नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 और 1। और मैंने क्या बताया था, जब इमेज निकालनी हो ना तो बस माइनस का साइन तो लगाते ही हैं, साथ में क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और आप इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करना, कितना आएगा, 2 माइनस 3 प्लस 4, और ये क्या आ गया आपका प्लस का 3, और नीचे क्या आएगा बच्चों, इन तीनों का स्क्वायर का सम, 4 प्लस 1 प्लस में 1 माइनस 2 इंटू, ऊपर बोलो कितना आ गया 6, नीचे कितना आ गया 6, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया -2 आ गया ना। अब आप क्या करो, तीनों को इक्वेट करो, x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू -2, y माइनस 3 बाई -1 इक्वल टू -2, और z माइनस 4 बाई 1 इक्वल टू -2। बोलो x कितना आएगा, यहाँ से 1 प्लस का हो जाएगा माइनस का 4 यानी कि -3 आ गया। y कितना आएगा, 2 प्लस 3 यानी कि 5 आएगा। और z कितना आएगा बोलो, यहाँ से -2 प्लस 4 यानी कि 2 आएगा। तो फिर आपका जो इमेज आ गई, इमेज ऑफ पॉइंट ए बोल दो इस पॉइंट को ए, इसकी इमेज क्या आ गई बच्चों आपकी, ये -3 5 और 2, -3 5 और 2, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। इस तरह से आप इमेज के लिए बस क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स्ट्रा आपकी इमेज आ जाएगी। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन, ठीक है। सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया और आसान है, बहुत आसान है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, बच्चों कभी भी दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने हो ना, तो ये क्या होता है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स, जो इनकी नॉर्मल होती है ना, एन एन वेक्टर, यानी कि एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर को n1 नाम दे देना, एक को n2 नाम दे देना। इनके बीच का जो वेक्टर होगा ना, जो आपका थीटा होगा, वही दो प्लेन के बीच का थीटा होगा, ठीक है। यानी कि इनके जो नॉर्मल वेक्टर होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। समझ आ गई मेरी बात। तो n1 और n2 के बीच का एंगल तो आपको निकालना आता है ना, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है n वेक्टर n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n1, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। प्लेन परपेंडिकुलर कब होते हैं, प्लेन बच्चों परपेंडिकुलर तब होते हैं इफ देयर नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, इफ देयर नॉर्मल वेक्टर जो होते हैं ना n1 और n2, इफ देयर नॉर्मल वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तब प्लेन को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। फिर क्या आता है ये ध्यान से समझना, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन। देखो बच्चों, लाइन की इक्वेशन जनरल क्या होती थी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और प्लेन क्या होता है, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, होता है ना। मैंने आपको क्या बताया था, ये एंगल वगैरह निकालने के लिए लाइन में क्या जरूरी होता है बोलो, बी वेक्टर, और प्लेन में क्या जरूरी होता है, एन वेक्टर। तो आपका अगर एक लाइन हो, एक प्लेन हो, ध्यान रखना इन दो वेक्टर के बीच में एंगल होगा, बट वहाँ कोस थीटा लिखते थे ना हम, यहाँ क्या लिख देना बस आप, साइन थीटा, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर क्या आएगी, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या आएगी बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड आएगा बी और एन का। बस फॉर्मूले में फ़र्क क्या आएगा, अगर दोनों लाइन आ जाए तब भी कोस थीटा, दोनों प्लेन आ जाए तब भी कोस थीटा, बट एक लाइन और एक प्लेन आ जाए तब क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल है। एक निकाल लो आप n1, n1 कितना है बोलो, 2 माइनस 1 6, ये वाला वेक्टर। n2 वहाँ से निकाल लो, ये कितना है 1 1 और 2, दोनों के बीच का एंगल, देखो दोनों प्लेन है ना, दोनों के दोनों प्लेन है, तो कोस थीटा क्या होता है आपका, n1 वेक्टर n2 वेक्टर डिवाइड बाय n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड, डॉट करो, ऊपर डॉट करो, 2 माइनस 1 प्लस 12, और नीचे इसकी जो है ना आप मैग्नीट्यूड निकालो, 4 प्लस 1 प्लस 36, और बच्चों कितना आ गया आपका 1 प्लस 1 प्लस में 4, ये आ गया क्या, देखो आर डॉट एन, एन वेक्टर आपका आ गया 2 माइनस 1, और ये हम बाय मिस्टेक ले गए, ये 6 नहीं है ना, ये 6 नहीं है, ये कितना है बच्चों 1 है, ये 1 है और ये ठीक है 1 1 2। अब इसका फॉर्मूला ठीक है, हम ये कैलकुलेशन दोबारा कर देते हैं बस। तो
इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट 2 माइनस 1 प्लस 2, नीचे बोलो ऊपर वाले वेक्टर की लेंथ 4 प्लस 1 प्लस 1, नीचे वाले की लेंथ 1 प्लस 1 प्लस 4, ऊपर आ गया 3, नीचे √6 इंटू √6 कितना होता है 6, यानी कि 1/2। और कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना होता है आपका 60 डिग्री, यानी कि π/3 आंसर आ गया। अब आपको क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस, दोनों प्लेन है तो कोस थीटा लगेगा। अच्छा, इसका एन वेक्टर बता दो, पहले प्लेन का एन वेक्टर क्या होता है 2 -1 और 1 है ना, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। और इसका एन वेक्टर क्या होगा 1 1 और 2, दोनों प्लेन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा कोस थीटा। इन दोनों की क्या करो डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या होती है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना, शायद क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, ये तो बस क्या फ़र्क होगा था, उसमें मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा था और यहाँ कार्टेशियन में दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन बाकी वही है, थीटा इज इक्वल टू π/3। अब इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया था, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है आपको एंगल। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ अब की बार, कोस थीटा इक्वल टू, बोलो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती है, यानी कि 3 की 2 से, -6 की 1 से, और -2 की -2 से। और बच्चों नीचे क्या होता है, नीचे आप क्या करते हो, दो प्लेन के बीच का एंगल, मतलब इन दोनों की लेंथ, पहले की लेंथ कितनी होगी बोलो 9, और फिर 36, फिर 4, और दूसरे की लेंथ कितनी होगी 4 + 1 + 4। ऊपर देखो क्या आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया आपका कितना बच्चों 4, और नीचे ये कितना है 7, और ये कितना है आपका 3, 4/21 आ गया। ये क्या है आपका कोस थीटा है, हमें क्या निकालना है थीटा, कोस इनवर्स 4/21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, इफ द प्लेन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, ये दो प्लेन बच्चों क्या है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर प्लेन के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी बोलो, परपेंडिकुलर प्लेन्स के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि दोनों के नॉर्मल वेक्टर भी क्या होंगे बच्चों परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर बोलो एन वेक्टर या n1 2 -1 और लैम्डा, दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा देखो 3 2 और 2, और आप पुट कर दो, ये दो प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब इनके जो नॉर्मल वेक्टर है ना वो आपस में परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या होती है 0 होती है। ये बस डॉट प्रोडक्ट को 0 रख दो, 6 -2 और प्लस के 2 लैम्डा, तो 6 में से 2 गया 4, ये उधर आके -4 हो गया, तो लैम्डा कितना आएगा बच्चों -2 आ गया, आंसर आ गया अपना लैम्डा इक्वल टू -2। अब क्वेश्चन नंबर 79, ये कहता है ये दो प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है, वही आपको लैम्डा बताना है, सेम क्वेश्चन है तो बोलो लिख दो डायरेक्ट 2 लैम्डा और 3, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 1 -1 और 7 लैम्डा, इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या रख दो बच्चों 0, और लैम्डा निकाल लो, बताओ क्या आ गई, 2 को 1 से करोगे, लैम्डा को -1 से करोगे, 3 को 7 लैम्डा से करोगे, तो 2 माइनस लैम्डा प्लस 21 लैम्डा, 21 में से 1 गया 20 लैम्डा, और ये +2 उधर जाके -2 हो गया, तो लैम्डा आ गया -2/20, यानी कि -1/10, आंसर आ गया अपना -1/10। अब ये क्वेश्चन देखो, अब की बार क्या है एंगल निकालना है आपको, एक बच्चों क्या है लाइन है और एक क्या है प्लेन है, तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल पता लग गया। अच्छा, लाइन में ये बी वेक्टर होता है ना, बी वेक्टर ध्यान रखना ये होता है 3 -1 2, और प्लेन के लिए क्या होता है बच्चों ये एन वेक्टर होता है, और हमें इन दोनों के बीच का ही तो एंगल निकालना है, बट क्या लगेगा आपकी बार ध्यान रखो साइन थीटा, तो बी डॉट एन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ एन वेक्टर। तो बताओ इनकी डॉट प्रोडक्ट बोलो, इनकी डॉट प्रोडक्ट 3 -1 की 1 से और 2 की 1 से, नीचे क्या आएगा बताओ, ऊपर वाले की लेंथ 9 + 1 + 4, नीचे वाले की 1 + 1 + 1, ऊपर कितना आ गया 5 4, और ये आ गया बच्चों √14 और √3, यानी कि 4/√42 आ गया साइन थीटा, तो थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स 4/√42, साइन इनवर्स 4/4√2 आ जाएगा, ठीक है, ये साइन इनवर्स है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है ये लाइन और ये प्लेन आपस में क्या है पैरेलल है, डायग्राम से समझ जाओ कि कहना क्या चाहता है। ये एक है बच्चों प्लेन, मतलब कि एक आप अपनी नोटबुक का पेज ले लो, उसको नीचे रख दो, और एक पेन
पेन ले लो और पेन को ऐसे रखो हवा में कि वो उस प्लेन पेज के क्या दिखे बच्चों, पैरेलल दिखे। ठीक है, मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन को थोड़ा सही से लिख ले। लैम्डा एक्स प्लस 5y प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, मैं ये बना देता हूँ क्या, लाइन की इक्वेशन। ये मैंने लाइन बना दी। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को कि ये इसका क्या होता है बच्चों, प्लेन का एन वेक्टर होता है। ये क्या होता है, प्लेन का एन वेक्टर होता है ना। आप बस मेरे को एक बात बता दो, अगर प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल है तो ये लाइन क्या इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगी क्या? हम क्या लिखेंगे, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल होगी तो इसका मतलब लाइन परपेंडिकुलर होगी किसके, पता है, एन वेक्टर के। और एक लाइन और एन वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब क्या, लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है, और जो ये एन वेक्टर है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या होगी, 0। और लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है, मैं कहता हूँ उसको हमेशा ही क्या लिखो, बी लिखो, है ना। बी यहाँ पे क्या है बस बता दो, ये होता है ना बी, ये बी वेक्टर होता है आपका। ठीक है, 1 -1 और 4, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और यहाँ पे ये एन वेक्टर है ही, ये आपका हो गया एन वेक्टर, लेमडा 5 और 1 करो मल्टीप्लाई, लेमडा इंटू 1 -1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1। तो लेमडा -1 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए।